अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिस पॉइंटर के बारे में। सबसे पहले अगर आपने दिस पॉइंटर को समझना है तो आपने अपने जो डेटा मेंबर्स हैं और अपने जो फंक्शंस हैं आपने उनकी तरफ देखना है कि जब भी आप किसी डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं या किसी पब्लिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के नाम के साथ उसको कॉल करते हैं। और हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेटा मेंबर की जो है वो अपनी कॉपी होती है, उसको अलग से स्पेस एलोकेट होती है। जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके जितने डेटा मेंबर्स हैं उस क्लास के, उनके रिस्पेक्टिवली उसको जगह जो है वो मेमोरी में एलोकेट कर दी जाती है। लेकिन जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो क्लास स्पेस के अंदर होते हैं, यानी उनको एक ही दफ़ा मेमोरी एलोकेट की जाती है और जब वो क्लास जनरेट हो जाती है तो फंक्शंस जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको उनके लिए क्लास स्पेस में जगह बना दी जाती है। लेकिन जो हर ऑब्जेक्ट होता है उसकी अपनी अपनी स्पेस होती है जिसमें उसके डेटा मेंबर्स होते हैं और उनकी वैल्यूज स्टोर होती हैं। क्योंकि फंक्शन में कोई वैल्यूज स्टोर नहीं होती, वो सब फंक्शंस जो हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होते हैं, तो इस वजह से वो क्लास स्पेस में मौजूद होते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करते हैं तो वो क्लास स्पेस से कॉल होता है। जिस तरह ये मेरे पास स्टूडेंट की क्लास है, इसके अंदर अगर मेरे पास ये रोल नंबर है और कुछ और मेरे पास इसके अंदर डेटा मेंबर्स हैं तो वो जो है वो अभी उनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। लेकिन ये जो पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं गेट रोल नंबर वगैरह के, इनको जो है वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जैसे ही ये क्लास डिफाइंड हुई है। अब जब मैं मेन फंक्शन बना के इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, तीन S1 S2 S3 में तीन ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ स्टूडेंट क्लास के, तो अब मेरे पास तीन जगह पर अलग अलग जो है वो रोल नंबर स्टोर हुए हैं, एक S1 के लिए, एक S2 के लिए और एक S3 के लिए। तो जब मैंने इस गेट रोल नंबर के फंक्शन को एक्सेस करना होगा S1 से, S2 से या S3 से, तो किस तरह से पता लगेगा कंपाइलर को कि ये फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करना है? क्योंकि हम इसके आर्गुमेंट में कुछ भी पास नहीं करते ऐसा कि जिससे पता लगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। हम लिखते हैं S1 डॉट गेट रोल नंबर या S2 डॉट गेट रोल नंबर या S3 डॉट गेट रोल नंबर। तो वो जो मेरे पास गेट रोल नंबर का फंक्शन है वो मेमोरी में एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। अब उसको कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल करना है ये किस तरह से पता लगेगा, तो इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा मेंबर्स की अपनी अपनी कॉपी रखता है, लेकिन मेंबर फंक्शंस की एक ही कॉपी होती है जो सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर कर रहे होते हैं। Then now question is that if only one copy of each member function exists and it is used by multiple objects, how are the proper data members are accessed and updated? तो किस तरह से उस प्रॉपर डेटा मेंबर को एक्सेस किया जा सकता है इस फंक्शन के जरिए से, यानी S1 के जरिए से अगर मैं कॉल कर रहा हूँ गेट रोल नंबर तो S1 का रोल नंबर आना चाहिए। तो ये किस तरह से पता लगता है कंपाइलर को? द कंपाइलर सप्लाइज एन इम्प्लिसिट पॉइंटर along with the names of the function as this। तो जो मेरे पास फंक्शंस के पैरामीटर्स हैं वो मैं अपने जितने देना चाहूँ दे सकता हूँ। तो जितने भी मेरे पैरामीटर्स होंगे उसके अलावा एक दिस पॉइंटर पास होगा इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली नहीं, यानी मुझे खुद नहीं उसको पास करना पड़ेगा, वो इम्प्लिसिटली पास हो जाता है, कंपाइलर खुद पास कर देता है, जिसके अंदर दिस पॉइंटर एक पास कर देता है। और वो पॉइंटर होता है क्लास की टाइप का, यानी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उस टाइप का एक पॉइंटर पास करता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है जिस ऑब्जेक्ट के जरिए से आपने फंक्शन को कॉल किया है। This pointer is passed as a hidden argument to all non-static member functions calls। जो भी non-static member functions हैं उनके साथ this pointer कॉल होगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के साथ नहीं कॉल होगा, क्यों नहीं कॉल होगा वो हम बाद में देखेंगे। एंड इज अवेलेबल एज अ लोकल वेरिएबल विद इन द बॉडी ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस। तो जो फंक्शन की बॉडी है उसके जो क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर ही उसका स्कोप होगा दिस पॉइंटर का, और ये उसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, और इम्प्लिसिटली ये कब कब होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिस पॉइंटर इज नॉट अवेलेबल इन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस एज स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन बी कॉल्ड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे जो भी फंक्शन हमारे पास अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें हम जितने पैरामीटर्स दे रहे थे उसके साथ साथ एक दिस पॉइंटर का पैरामीटर भी पास हो रहा था जो कि उसी क्लास की टाइप का एक पॉइंटर था और उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था जिसके जरिए से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा था। फॉर अ क्लास एक्स द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर इज एक्स स्टैरिक, यानी पॉइंटर के लिए स्टैरिक लगता है और टाइप इसकी वही होगी जो क्लास का नेम है। अब हम दिस पॉइंटर को यूज कब कब करते हैं? व्हेन लोकल वेरिएबल नेम इज सेम एज मेंबर्स नेम। तो जो आप फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसके अंदर जिस तरह मैं फ्लोट एल, फ्लोट एच, फ्लोट डब्ल्यू ले रहा था लेंथ, हाइट और विड्थ के लिए,
तो अगर आप वो जो पैरामीटर्स देते हैं उनका नाम भी हाइट, लेंथ और विड्थ देते हैं, और जो डेटा मेंबर्स हैं उनका नाम भी हाइट, लेंथ और विड्थ देते हैं, तो आप जब इनिशियलाइजेशन करवा रहे होंगे तो आप लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू हाइट, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। तो यहाँ पर ये दोनों नाम सेम हो गए हैं। तो इसको एफिशिएंटली करने का तरीका क्या है कि आप लिखें दिस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, दिस हाइट इज इक्वल टू हाइट एंड दिस विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। तो इससे क्या पता लगता है कंपाइलर को कि जो दिस यानी जो ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर हाइट है उसके अंदर वो पैरामीटर असाइन करना है जो एज अ पैरामीटर आ रहा है हाइट वाला। तो जब ये दोनों नाम सेम होंगे तो आप इसको यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिटली भी। उसके अलावा एक केस है जब आपने जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस रिटर्न करना हो, यानी आप जिस ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं आप चाहते हैं कि वही ऑब्जेक्ट मेरे पास रिटर्न हो जाए। ऐसा कब होता है? जब आपने चेन फंक्शंस बनाने हो। चेन फंक्शंस क्या होते हैं कि आप मल्टीपल फंक्शंस को एक ही रो में कॉल कर सकते हैं। यानी अगर आप देखें कि ओबीजे, हमारे पास अगर तीन फंक्शन है, सेट हाइट, सेट विड्थ, सेट लेंथ, इन तीनों को मैं एक ही लाइन में कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट सेट हाइट, उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा, डॉट सेट लेंथ, उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा, डॉट सेट विड्थ, उसके अंदर वैल्यू पास करूंगा, और उसके बाद इसको सेमी कॉलन दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, ओबीजे डॉट सेट हाइट जो है वो हाइट सेट करके रिटर्न करेगा दिस पॉइंटर, यानी पॉइंटर एक रिटर्न करेगा जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। अब यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब यही ओबीजे डॉट सेट लेंथ का फंक्शन कॉल होगा, ये फिर मेरे पास कॉल होने के बाद रिटर्न करेगा दिस पॉइंटर, और वो एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, तो फिर ओबीजे डॉट सेट विथ भी कॉल हो जाएगा एक ही लाइन में, और तीनों को वैल्यूज एक ही लाइन में हम असाइन कर देंगे। इसकी मैं आपको कॉलिंग भी प्रोग्राम के अंदर दिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोग्राम है, और ये वही वाला प्रोग्राम है जो हम अभी तक देखते आए हैं अपनी एग्जांपल्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरे पास ये, इसमें मैं फ्लोट एल और फ्लोट डब्ल्यू ले रहा था ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूं पैरामीटर्स के नेम के अंदर और डेटा मेंबर्स के नेम के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेम एज द नेम्स ऑफ डेटा मेंबर्स, तो अब मैं किस तरह से पता लगाऊंगा कि ये मेरे पास पैरामीटर वाला कौन सा है और जो मेरे पास डेटा मेंबर है वो कौन सा है? तो उससे बचने के लिए और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर दिस पॉइंटर के ज़रिए से इनको कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर दिस पॉइंटर के ज़रिए से कॉल किया। आगे पॉइंटर के लिए आपको पता है हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो आगे इसने मेरे पास ये सारे पब्लिक जो चीज़ें थी वो दे दी हैं, और प्राइवेट भी दे दी हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्टर है तो क्लास की बॉडी के अंदर मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो अब ये देखें कि मैं यहाँ पर हाइट अगर चूज़ कर लेता हूँ तो दिस हाइट यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसके अंदर ये वाली हाइट असाइन करेगा जो कि यहाँ से मेरे पास पैरामीटर में आई है। तो अब मैं यहाँ पर भी लेंथ के साथ भी लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं विड्थ के साथ भी लगा लेता हूँ। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि हम सेम वेरिएबल नेम्स हों तो हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ये जो सेट फंक्शंस थे, सेट हाइट, सेट लेंथ और सेट विथ का, इन तीनों की रिटर्न टाइप मैंने अभी वॉइड रखी हुई थी। तो अगर इनकी रिटर्न टाइप मैं क्लास का नेम कर देता हूँ जो कि मेरे पास है बॉक्स, और यहाँ पर भी मैं बॉक्स कर देता हूँ। अब ये तीनों मेरे पास बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हैं, तो मैं इनके अंदर एक एक स्टेटमेंट और ऐड करूंगा, रिटर्न दिस। अब ये मेरे पास दिस पॉइंटर भी रिटर्न करेंगे। ये मैं तीनों जो मेरे पास फंक्शंस हैं सेट वाले उनके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास दिस पॉइंटर रिटर्न करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्टर मेरे पास कॉल हो रहा था ये तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें अब क्या हो रहा है। ये जो 16.9 है ये हाइट है, और ये दिस हाइट को असाइन होगी, ये लेंथ है दिस लेंथ को, और ये विड्थ है दिस विड्थ को असाइन हो जाएगी। अब ये जो मेरे पास सेट हाइट, सेट विड्थ और सेट लेंथ का फंक्शन है मेरे पास, इनको मैंने आपसे कहा कि एक लाइन में हम कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट हाइट कॉल किया, फिर मैं साथ ही सेट लेंथ भी कॉल कर लेता हूँ। देखें इसने मुझे साथ ही ऑप्शन दे दिया क्योंकि इसको पता है कि ये चेन फंक्शन है। इसको मैं कहता हूँ 35.9, और उसके बाद मैं डॉट डालूंगा तो ये मेरे पास सेट विथ का फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ मैं साथ ही, और कोई और फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ। यानी ऐसा फंक्शन जो दिस पॉइंटर रिटर्न नहीं भी कर रहा मैं उसको भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसके आगे फिर कोई फंक्शन कॉल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेरे पास ऑब्जेक्ट सेट विथ का जो है ये तो मेरे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ये वाला फंक्शन, लेकिन इससे अगला जो फंक्शन मैं कॉल करूँगा वो कॉल हो जाएगा ओबीजे डॉट जो भी हमारे पास अगला फंक्शन है डिस्प्ले का अगर मैं कॉल करूँ सपोज, तो वो कॉल हो जाएगा। लेकिन डिस्प्ले का फंक्शन मेरे पास रिटर्न नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद फिर मैं कोई और कॉल नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये मेरे पास चीज़ों को आपने समझना है कि क्या हो रहा है बैक एंड पे। तो 23.5 में इसको दे देता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ओबीजे डॉट डिस्प्ले, इसको भी मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, और ये मैं यहाँ पर डॉट डिस्प्ले इसके साथ ही कॉल कर रहा हूँ।
तो अब ये क्या होगा, मेरे पास ये जो obj डॉट सेट हाइट है ये मेरे पास रन होगा, हाइट के अंदर 45.3 स्टोर हो जाएगा और ये मेरे पास रिटर्न करेगा obj। तो यहाँ पर अब आप समझें कि obj आ गया। उसके बाद यहाँ पर obj डॉट सेट लेंथ कॉल होगा और ये क्या करेगा कि लेंथ को 35.9 कर देगा और रिटर्न करेगा दिस। तो मेरे पास obj कॉल बच गया मेरे पास, यानी रिटर्न हो गया obj। उसके बाद obj डॉट सेट विथ कॉल होगा, 23.5 उसको साइन करेगा, फिर मेरे पास रिटर्न हो गया obj। तो उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले जब कॉल हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे इसने हाइट की वैल्यू जो है वो 45.3 कर दी है, लेंथ की वैल्यू 35.9 कर दी है और जो मेरे पास विड्थ थी उसकी वैल्यू 23.5 कर दी है। और उसके बाद डिस्ट्रक्टर यहाँ पर 4 कॉल हुए हैं। तो 4 डिस्ट्रक्टर्स क्यों कॉल हुए हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो हम इन तीनों फंक्शंस के अंदर रिटर्न करवा रहे हैं दिस जो मेरे पास पॉइंटर है उसको। तो इस वजह से यहाँ पर इसका भी दिस पॉइंटर जो यहाँ पर है इस स्कोप में है वो यहाँ पर इम्प्लिसिटली नहीं, अब हम एक्सप्लिसिटली उसको यूज़ करें। तो ये स्कोप जब ख़त्म होगी तो ये दिस पॉइंटर का जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्ट्रॉय होना है। तो जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर ये वाली स्कोप जो ख़त्म होगी, ये जो ब्रैकेट्स अभी हाईलाइटेड है, तो ये स्कोप जब इस फंक्शन की ख़त्म होगी तो ये वाला दिस पॉइंटर इसने डिस्ट्रॉय होना है, तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर मेरे पास ये जो एक और स्कोप है मेरे पास सेट विड्थ का, इसका दिस पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय होना है क्योंकि ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, तो ये भी डिस्ट्रॉय होना है। तो इस वजह से यहाँ पर भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और उसके बाद जब ये मैं डिस्प्ले करवा लूँगा तो ये जो मैंने मेन क्लास के अंदर मेन प्रोग्राम के अंदर ये ओबीजे बनाया हुआ है इसका डिस्ट्रक्टर तो कॉल होना ही होना है, तो वो भी कॉल होगा। तो इस वजह से ये 4 कंस्ट्रक्टर्स मेरे पास यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।